गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट टॉपिक में हमने जो स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट, हमने सॉल्व किया था। इंसुलेटर का किया था, कंडक्टर का नहीं किया हमने, कंडक्टर का थोड़ा बाद में कर लेंगे। अभी हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे स्पेयर के टॉपिक की स्टडी करेंगे। मीन्स क्या है, दो टाइप के स्पेयर होते हैं, एक कंडक्टर स्पेयर और एक है इंसुलेटर स्पेयर, राइट। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं, हेडिंग में लिख रहा हूँ आपका, वो क्या है पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम ही है, मीन्स हम गॉसेस थ्योरम को यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं टॉपिक। बट उसमें हेडिंग क्या है आप वो देख लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेरिकल, ठीक है ना, स्पेयर लिख दो, कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर, चार्ज स्पेयर मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। हमारा ये टॉपिक है, हेडिंग है हमारे पास ये, ठीक है बच्चों। अब कहने का क्या मतलब है कि बट याद रखना, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको मेंशन नहीं होगा, बट आपका सिलेबस जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास टॉपिक है ये, ओके। चलिए देखिए, कहने का क्या मीन्स है, आपको उसने क्या गिवन कर रखा है, उसने आपको गिवन कर रखा है पॉजिटिव चार्ज गिवन कर रखा है, ये चार्ज गिवन है, ठीक है। एक स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर मीन्स फर्स्ट थिंग कि ये कंडक्टिंग है, मतलब मेटेलिक होगी, ठीक है ना, या मेटल स्पेयर है, मतलब कोई मेटल है ये, ठीक है ना, तो मेटेलिक कंडक्टिंग स्पेयर है। दूसरी बात, इसको हम इस स्पेयर को हम बोलने वाले हैं गिवन चार्ज स्पेयर, गिवन चार्ज स्पेयर, ठीक है। और ये जो चार्ज गिवन है, स्पेसिंग सेम लिख रखा हूँ, मीन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या गिवन है बच्चों, इसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो गिवन है मेरा वो है कैपिटल आर, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट और कर लेते हैं अपन, यह हो गया, ओके। अब बच्चों मुझे क्या करना है कि इसने कंडीशन दिया है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। इंटेंसिटी तो कैलकुलेट करनी है, बट किधर करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए 3 केस देता है। कंसीडर क्या करता है बच्चों, आप सपोज करो कि अगर एक चार्ज स्पेयर है, ऐसा कुछ चार्ज स्पेयर है, ये कंडक्टिंग है, मतलब सुचालक गोला है, सुचालक आवेशित गोला है, ठीक है ना, सुचालक आवेशित गोला मीन्स कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर है जिसकी रेडियस आर है। बच्चों अगर इस पे रेडियस आर रेडियस का एक स्पेयर है, यहाँ पे चार्ज है, तो फर्स्ट थिंग इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये ओवरऑल जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इतना बड़ा बनने वाला है, कंफर्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बिगर सेक्शन बनने वाला है, तो वो पूछ सकता है कि इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इनसाइड ही पूछ सकता है। मीन्स स्पेयर, जो एक स्पेयर है गिवन स्पेयर, उसके इनसाइड पे भी पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ सकता है, उसके सरफेस पे भी पूछ सकता है, ठीक है, एंड आउटसाइड भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो इतने भी पॉइंट है ना, इनको हम रीड करने वाले हैं आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट जो भी स्पेयर के आउटसाइड है। ये सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, तो इन पॉइंटों को बोलते हैं, जो ये पॉइंट है लाइक दिस पॉइंट, ये है ऑन द स्पेयर कंडीशन आती है, ऑन द स्पेयर। और बच्चों इनसाइड कहीं भी निकाले तो इन पॉइंटों को बोलते हैं इनसाइड स्पेयर, गिवन ए स्पेयर। तो 3 पॉइंटों पे इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है जो भी गिवन दे रखा है। तो लाइक ये हमारा एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, और ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग का मतलब मेटेलिक होगा कुछ, ठीक है।
अब इससे हमें किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने देखा है कि आप जो जितने भी पॉइंट फॉर्म होते हैं उनको 3 कैटेगराइज करते हैं, 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया जाता है, फर्स्ट आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो इसलिए हमें 3 डिफरेंट कंडीशन के लिए सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो हम ले रहे हैं आउटसाइड के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन पॉइंट में टेस्ट पॉइंट और टेक्सचर पॉइंट लाइज आउटसाइड द गिवन स्पेयर। ये गिवन स्पेयर के लिए मैंने बोला है बच्चों। इससे पहले मुझे एक एलिमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और वो ये है कि जो गिवन स्पेयर है उस पर नेट चार्ज क्या है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई डेंसिटी ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो मुकेश जी ने आपको बता रखा है, मुकेश जी सर ने। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बता रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के बता रखे हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लासीफाई था जो कंटिन्यूस का पार्ट था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो डाउट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, वॉल्यूमिक है, लीनियर है या सरफेस है। तो आंसर है चार्ज जो गिवन है ना वो सरफेस पर है, स्फीयर के सरफेस पे है, स्फीयर के वॉल्यूम में नहीं है, इनसाइड नहीं है। जस्ट उसका जो सरफेस होता है, वॉल्यूम जो स्फीयर है उस स्फीयर का जो सरफेस है, जैसे ये जो सरफेस है इन पे चार्ज गिवन है, यहाँ पर चार्ज गिवन, सरफेस के ऊपर चार्ज गिवन है। तो चार्ज अगर सरफेस में गिवन है, इसके इनसाइड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ हेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। आगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सा लगाएंगे हम, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस, ये लगाएंगे, एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। अब बेटा ये सिग्मा क्या है, तो साइड में लिखेंगे सिग्मा है नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑन गिवन स्पेयर, और एस है एरिया ऑफ गिवन स्पेयर, ठीक है। तो क्यू है नेट चार्ज ऑन गिवन स्पेयर एंड एस है एरिया ऑफ गिवन स्पेयर। ध्यान रखना गिवन और क्यू में बार बार प्रेशर कर रहा हूँ उस वर्ड पर, वो मैं मेंशन करूँगा। दूसरी वर्ड क्या है, सिग्मा क्या है, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, पॉइंट लाइज आउटसाइड तक की बात हम कर रहे हैं। तो अगर बच्चों मैं आउटसाइड पॉइंट ले रहा हूँ और ये मैंने रेडियस आर ले लिया है, तो इस पे जो गिवन है, अगेन हम डायग्राम फॉर्म करेंगे। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, पी पर। यहाँ पर टेक्सचर डायरेक्शन देखने के लिए मैंने रख दिया मैंने। देखो मैं आईआईटी लेवल पे, नीट लेवल पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सेक्शन सर के पास है, वही बताएंगे, इसलिए मैं सिंपल बात करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं बनाऊँगा मैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा टर्म मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉसेस लॉ मेंशन करता है कि जब भी आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करता है। थ्योरेटिकल अगर मैं समझाऊँ तो टाइम लगेगा इसमें, बट डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको उस इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालना है, ओवरऑल गॉसेस थ्योरम की बात करें, तो वो पॉइंट एक क्लोज के इनसाइड होना चाहिए, क्योंकि गॉसेस थ्योरम तभी वैलिड है जब आपको एक क्लोज सेक्शन मिले जहाँ पे स्टडी करनी है। तो अभी जो पॉइंट आप ये ले रहे हो, ठीक है, ये तो आपको जो चार्ज गिवन है वो सरफेस पे आ गया है, तो वो क्लोज के अंदर नहीं है। अब बोलो सर ये तो गिवन स्पेयर है तो चार्ज के अंदर ही तो है, अंदर नहीं है, सरफेस पे। अब
गॉसेस अप्लाई करना चाहते हैं तो चार्ज को एक एनक्लोज के इनसाइड रखना पड़ेगा आपको। अगर चार्ज को एनक्लोज के अंदर रखना है तो साथ में कंडीशन और है, सिमेट्रिकल क्लोज लेना है आपको। तो क्लोज लेने के लिए क्या किया आपने, एक आर डिस्टेंस तक देखा आपने, चेक किया कि आर डिस्टेंस तक है पॉइंट, तो आर से जस्ट हायर, जैसे अगर ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आर है, तो जस्ट पॉइंटों में भी हायर हम एक गॉसियन ले लेंगे। तो इसे जस्ट थोड़ा सा हायर अभी रखा और हमने एक गॉसियन कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, गॉसियन कंसीडर कर लिया। इसे बोलते हैं जो हमने सिमेट्रिकल, जैसे कि हमने लाइन चार्ज से निकाला था, लाइन चार्ज पे इंटेंसिटी निकाली थी हमने, ठीक है ना। तो लाइन चार्ज की जो इंटेंसिटी हमने निकाली है उसमें भी हमने क्या किया था, क्लोज लिया था, सिमेट्रिकल लिया, सिलेंडर लिया था। बट इस स्फीयर के लिए सिमेट्रिकल बनेगा, एक और स्फीयर बनेगा। तो ये जो है ये है गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन क्लोज ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, अच्छा सिंपल सी चीज़, आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे स्टडी करनी है। कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक स्फीयर लिया था, ये स्फीयर लिया है, एक और स्फीयर लिया है मैंने जस्ट थोड़ा सा हायर, बट मैं उस स्फीयर की रेडियस आर ही लूँगा, क्योंकि अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि ये आर 5 मीटर होता, ये वाला आर ये 5 मीटर डिस्टेंस पे होता, तो ये जो गैपिंग दे रहा हूँ मैं, कि मैंने बोला थोड़ा सा हायर लेके एक स्फीयर बना लो, तो मीन्स आप इतना भी अगर लेते रेडियस, मीन्स क्या है, सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस आर है और मुझे इस पॉइंट पी पॉइंट को क्लोज के अंदर रखना है, तो जस्ट थोड़ा सा भी मैं तो हायर लूँ रेडियस और उसे बाउंडेड कर सकता हूँ, तो वो इनसाइड आ जाएगा। तो अगर इस सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस 5 भी होती और मैं क्या कर लेता 5.001 भी ले देता डिस्टेंस और रेडियस ले लेता और एक स्पेयर बना देता, तो भी पी पॉइंट इनसाइड ही आ जाता। तो अब क्या है कि जब सॉल्व करते हैं, अप्रोक्स स्टडी सॉल्व करते हैं हम, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो स्पेयर है उसकी भी रेडियस आ रही है, मैटर नहीं करता। ठीक है, कंफर्म, इतना आ गया। अब इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। एक्चुअली मुझे अगर यहाँ पर मैं IIT नीट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता तो बहुत बेटर होता, बट सेक्शन नहीं है इसलिए मैं इतना स्टडी नहीं कर पाऊँगा अभी आपके लिए। फ़िलहाल मैं मैथमेटिकली फॉर्म बता रहा हूँ। तो क्या होगा, तो होगा क्या कि आप समझो कि ये एक स्फीयर है ना, और ये एक इनसाइड स्फीयर हो गया कुछ ऐसा। तो अब अगर ये स्फीयर है तो यहाँ पर अगर मुझे इंटेंसिटी चेक करनी है तो मैंने क्या किया, इस स्फीयर पे मीन्स एक इनसाइड छोटा सा स्फीयर है, इतना छोटा सा स्फीयर है, एक आउटसाइड बड़ा सा स्फीयर है, और आउटसाइड स्फीयर पे किसी पॉइंट, वो जो पी पॉइंट है उस आउटसाइड स्फीयर पे कहीं पर है, यहाँ पर है। अब उस स्फीयर पर इधर से अगर मैं सोचूं कि यहाँ पर कोई चार्ज है तो इस पर इंटेंसिटी किधर लगेगी, ई इधर लगेगा। यहाँ पर कोई चार्ज होगा तो ये लाइन क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकल रही है ना, ऐसे। चलो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर ये चार्ज है मेरे पास। बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि ये चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन एमिट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसे निकलता है। हो गया। अब आपने क्या किया है, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यही लाइन कैलकुलेट करनी है। आपने एक ये क्वेश्चन लिया था, ये ले लिया। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ सरफेस पे, तो सरफेस में जो सेक्शन होगा उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा सरफेस का, और इस पॉइंट पर इस लाइन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी इधर होने वाली है। स्मॉल सेक्शन लेता हूँ, ऐसे मुझे बहुत सारे स्मॉल सेक्शन लेने, जैसे यहाँ पर लूँगा मैं, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो इस सेक्शन पर इंटेंसिटी इधर लगाएगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर ही होगा, एन कैप भी उधर ही होगा। समझ में आ रहा है, कंफर्म, क्लियर है। तो आप अगर देखो, मैं इस स्मॉल सेक्शन, ऐसे बहुत सारे स्मॉल सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बड़ी इमेजिंग फैक्टर ये है कि आपको ना करना क्या है कि जितनी लाइन पास हो रही है ना वही लाइन काउंट करनी है, बट ये ना कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की जाती है, और फिलहाल मैं भी नहीं करूँगा इस पॉइंट पे बात, क्योंकि इसके लिए आपको प्रेजेंस होना चाहिए ऑफलाइन क्लास में, जो फिलहाल मेरे पास अभी अपने पास फैसिलिटी नहीं है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे अपन। तो सिंपल कहने का मतलब है क्या कि एक लाइन से निकालते हैं हम, एक छोटे से स्मॉल सेक्शन से निकालते हैं, और ऐसे बहुत सारे सेक्शन थे तो इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करने वाले। सपोज मैंने इससे निकाल लिया, यूनिफॉर्म है तो ऐसे हर सेक्शन से लाइन निकलेगी, और फ्लक्स लाइन पे तो डिपेंडेंट है,
तो एक से निकालो और पूरे का इंटीग्रेशन कर दो कितना एरिया था, ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। फिलहाल हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो चार्ज है वो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर लगाएगा। अगर ये गॉसियन है, सरफेस है, और ये एक गॉसियन स्फीयर है, तो उस स्फीयर पे यहाँ पर जो पॉइंट होगा, एरिया लोगे आप सेलेक्ट, उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी मेरे पास बॉल तो है नहीं, जो बॉल से मैं आपको समझाऊँ उसको। कहने का क्या मतलब है, अब सपोज करना कि मेरे पास एक स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर ये वाला, अब उससे लाइनें निकल रही है। एक बड़ा सा स्फीयर मैंने ले रखा है, ठीक है ना। तो जब भी मैं कोई बड़ा सा स्फीयर लूँगा, उस स्फीयर का सरफेस ये है, तो अंदर से कोई लाइन ऐसे पेनिट्रेट करती हुई आएगी। ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मैंने ना इस सरफेस पे मुझे ये जो पॉइंट है इस सरफेस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आउटसाइड स्फीयर का है, तो अंदर एक स्फीयर है। अब जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है, मैंने ये स्फीयर ऐसे ले रखा है, ठीक है ना। ये सरफेस, इस सरफेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर मैं ये एक स्फीयर का पार्ट ले रहा हूँ, ये छोटा सा सेक्शन लाइक ये है ना। तो अब जो लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो लाइन जाएगी तो वो निकलेगी तो ऐसे ही, तो ई की डायरेक्शन इस सरफेस पे, ई की डायरेक्शन ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। और इस सेक्शन पे एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर होगा। समझ में आया? तो इस सरफेस पर जहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो, वहाँ पर लाइंस भी ऐसे निकल के आ रही है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है। थीटा हमेशा 0 डिग्री बनेगा, मीन्स एरिया वेक्टर और ई के बीच में 0। अगर आप यहाँ पर भी करते ना, जैसे यहाँ पर भी करने वाले हो, तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है। ये सरफेस का ये पार्ट, यहाँ वाला पार्ट ले लिया, अभी यहाँ पर लिया था, ऐसे करते यहाँ पर आ जाओ। तो इस पॉइंट के लिए भी एरिया इलेक्ट्रिफिक लाइन ऐसे ही निकलेगी और उसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो इस लाइन के लिए भी ई इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो अगेन हमेशा हर सेक्शन के लिए थीटा 0 ही डिग्री बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक मिनट देखो कितना बड़ा वीडियो बन रहा है, लेंथी तो नहीं बन गया। ओके, ओके बच्चों, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। अगर आपको तो भी किसी को सीखना है डिटेलिंग, तो मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, ठीक है। देखो आगे, तो अब क्या कहता है, आउटसाइड पॉइंट है मेरे पास, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम ही कर रहे हैं ना अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम ही कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी एस सबमिशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हो गया। आगे, तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करता हूँ, इस सेक्शन से सिर्फ स्टडी करता हूँ, तो आप मुझे बताओ फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा आएगा, पर थीटा होगा कितना, 0 डिग्री। और सबमिशन Q का मतलब क्या है, नेट चार्ज, नेट चार्ज। ओके, तो नेट चार्ज को हमने ले लिया है Q, और Q की वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है, वो काम में बाद में ले लेंगे अपन, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हो गया बच्चों। अभी मैं जो डायग्राम बनाया था, मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे ये जो पूरा स्पेस जो आउटसाइड बन रहा है, यहाँ पर हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम ही होगी ना। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो फॉर्मूला है वो है KQ अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो R ये डिस्टेंस लो, ये पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लो, सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही होने वाली है। या इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस, सभी की सेम ही होने वाली है। तो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी तो सेम ही होगी, इसलिए E तो सेम होगा। तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये आया होगा आपको समझ में। हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, ठीक है, गॉसेस थ्योरम जो अप्लाई होता है वो फ्लक्स के लिए होता है, और फ्लक्स जो अप्लाई होता है वो कैलकुलेट होता है वो बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होती है ना। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, इसका मीन्स ये था
कि जो सर्कल ले रहे हैं ना, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है नो डाउट, सिंपली से थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। तो यहाँ से जो लाइन, ये जो स्पेयर बना है, उस स्पेयर में से ये जो लाइनें निकलेंगी, ठीक है ना, उन सबको काउंट करना होगा। तो यहाँ से तो जो लाइन निकली, आपने ये फ्लक्स देख लिया कि भाई यहाँ से फ्लक्स कितना होने वाला है। अब ऐसे ही मुझे इधर से देखना पड़ेगा, ऐसे इससे भी देखना पड़ेगा, ऐसे इससे भी देखना है कि टोटल फ्लक्स हुआ कितना। जैसे कि हमने इनफाइनाइट में किया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज में टोटल फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3, 3 क्लोज थे। तो यहाँ पर जितने भी क्लोज बनाओगे, ऐसे क्लोज बनाओगे, तो यहाँ से तो अपने फ्लक्स निकाल लिया एक के लिए, ठीक है, निकाल लेता मैं ये, ठीक है। ऐसे फिर मैं ऐसे सेम सर्कल बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल बनाने पड़ेंगे मेरे को। तो अगर वहाँ पर सिलेंडर में, अगर आप सपोज करो कि आपने इनफाइनाइट का किया था, तो आपके पास 3 क्लोज बन रहे थे, एक ये, एक ये, एक ये, तो φ1 + φ2 + φ3 कर रहे थे आप, टोटल 3 कर रहे थे आप, है ना। तो यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बनेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे सबको ऐड करना है तो क्या टेक्निक है? तो टेक्निक ये है कि एक से निकालो, एक जैसे ही तो है, इंटीग्रेशन लगा दो। तो आप ऐसे कितने एरिया के लिए करने वाले हो? तो कंप्लीट मैं इन सब के लिए, इस पूरे सर्कल, इस पूरे स्फीयर के लिए करना चाहता हूँ। मीन्स ये जो इंटीग्रेशन ds है, वो मैं लिमिट क्या लगाऊंगा? तो लिमिट आंसर है कि पूरे सर्कल के लिए लगाने वाला हूँ मैं। तो अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो तो आप लिमिट लगा दो कि भाई ये जो है वो 0 से पूरा सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस r है, तो 4πr² के लिए पूरे एरिया के लिए लगाने वाला हूँ मैं। समझ में आ रही है? बट क्या करते हैं लोग, वो सिंपल लिख देते हैं इंटीग्रेशन ds = 4πr², कि भाई ये जो आप ds, ये सेक्शन ले रहे हो, ये जो ds ले रहे हो, इतना बड़ा सेक्शन है ना, इसी के तो रिपीटिशन है। और ये टोटल ऐसे ऐसे सर्कल ऐड करते जाओगे तो टोटल एरिया कितना आएगा? 4πr², रेडियस स्मॉल r। तो लोग करते हैं क्या, डायरेक्ट दिखाते हैं कि ds मैंने स्मॉल सेक्शन लिया और पूरे का इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये लिख देते हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, e है, अगर चाहो तो देखो, अगर ऐसे करोगे तो आप ds 0 से 4πr², ds का s आ जाएगा, s का 0 का 4πr² आएगा, तो 4πr² - 0 = 4πr² आएगा। तो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो मेरा कहने वाला ये जो एरिया है, ये क्या है? 4πr² ही तो है, और ये मेरे पास है Q/ε0, ठीक है, कंफर्म। तो अगर कॉम्प्लिकेट नहीं जाना तो सिंपल से क्या करना है भाई, आपने एक सर्कल ले लिया, छोटा सा सर्कल ले लिया, उस पर देखा स्मॉल, इसका एरिया कितना है ds, तो इससे फ्लक्स कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी कितनी है, वो है E, ठीक है ना, सारे सर्कल सेम होगा, तो E तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से अगर मेरे को इससे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का सिर्फ इस सेक्शन से, तो इसका एरिया है ds, लिख दिया। यहाँ पर जो इंटेंसिटी लग रही होगी वो लिख दिया मैंने, इंटेंसिटी कितनी है, E है। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो cos 0। तो एक से ये फॉर्मूला आया, बट मुझे ऐसे सारे से निकालने हैं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, तो मुझे पूरे एरिया के लिए करना है, तो लिमिट लगा दिया 0 से 4πr² हो गया। अब इसका पूरा एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आंसर कितना आया बच्चों, अब देखो, नोटिस करो आप। तो आंसर जो आया वो मेरे पास आया E = Q/में 4πr²ε0। अगर मैं इसको चाहूँ तो एक पैटर्न लिख सकता हूँ, KQ/में r², वही पैटर्न आ गया। क्यों? क्योंकि K होता है 1/4πε0। ये आपका इजी से समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आ रहा है आपको। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, बट इसको मुझे डेंसिटी फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? डेंसिटी फॉर्म। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, कितने से के लिए? आउटसाइड के लिए। बच्चों अब यहाँ से ध्यान देखना है, ये E आउट मैंने लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी पॉइंट से अगर मैं वापस करता हूँ तो K = 4πr²। बच्चों यहाँ से बताओ Q की वैल्यू है कितनी, क्या है Q की वैल्यू? यहाँ से Q की वैल्यू मैं रख सकता हूँ इस वाले में, इससे ये तो एक आंसर आ गया, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो E की जो वैल्यू है, E आउट यहाँ से अगेन ले रहा हूँ मैं, Q/में 4πr²ε0। तो E आउट डेंसिटी फॉर्म बोले तो सिग्मा × S,
अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एक बात बताओ, एस क्या है? एरिया ऑफ द गिवन स्फीयर। और एरिया ऑफ गिवन स्फीयर कौन है? ये वाला स्फीयर है, एरिया ऑफ गिवन स्फीयर है ना, जैसा ये था ना एरिया ऑफ गिवन। तो मेरा ये है एरिया ऑफ गिवन स्फीयर, एरिया ऑफ गिवन स्फीयर, ये है गिवन स्फीयर है ना। तो इसका एरिया, रेडियस कितनी है? r। तो इस s की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? तो E आउट इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट। 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। आप ये लिख लोगे, मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल, और उसके लिख लेना। 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। तो क्या आंसर आया? E आउट कैंसिल सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू एस, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, और ये 4πr² एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू मैंने Q की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू एस, सिग्मा ये रहा, एस की वैल्यू 4πr², 4π से 4π कैंसिल। बच्चों कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो डोंट माइंड, अगर कहीं गड़बड़ दिखे आपको तो आप करेक्ट कर लेना। सिग्मा इंटू r² अपॉन में r² एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रट के तो आते नहीं है, तो ध्यान नहीं रहता आंसर क्या है। क्या आपको इतना समझ में आया? ये जस्ट किसके लिए है? ये जस्ट हमारे आउटसाइड पॉइंट के लिए है, ठीक है। अब इतना ही क्या करना है, समझ में आया? तो अब मुझे दूसरा क्वेश्चन करना है, दूसरा केस सेकंड करना है। बहुत इजी है, आगे के दो बहुत इजी है। बच्चों देखो, अब एक पॉइंट सुनो कि अब मुझे क्या करना है, केस सेकंड करना है। अब ये सब वापस नहीं लिखना, वहीं से जहाँ तक मैंने ड्रॉप किया वहाँ से क्या है, व्हेन द टेस्ट पॉइंट लाइज ऑन द गिवन स्फीयर। गिवन स्फीयर है मीन्स चार्ज ये ना, और इसी पे कैलकुलेट करना है। मीन्स कैपिटल आर हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना, मीन्स अब ये पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट यहाँ पर है, टच चार्ज यहाँ पर है, क्यू नॉट यहाँ पर रखा हुआ है ना। मुझे इसी पे निकालना है, सरफेस पे है, तो टच चार्ज का हमेशा डिस्टेंस स्मॉल आर ही लेना है आपको। ले लिया स्मॉल आर, दिखा दिया। बट ये पॉइंट अभी भी सरफेस पर है, चार्ज भी सरफेस पे है, गॉसियन लॉ अप्लाई करना है, तो आपको अगेन गॉसियन लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। तो क्लोज के लिए मैंने क्या, जितना कितने रेडियस है इस पे, सरफेस पे आर है, मतलब कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस सेम है ना स्मॉल आर, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर है। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट थोड़ा सा भी, मतलब पॉइंटों में ही एक गॉसियन ले लेंगे। बट हम समझेंगे कि वो जो गॉसियन है स्फीयर है, उसकी रेडियस भी स्मॉल आ रही है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, सरफेस का जो डिस्टेंस है वो, और इस जो गॉसियन का जो स्फीयर का रेडियस है, वो दोनों के बीच बहुत माइनर डिफरेंस होगा। आई होप समझ में आ रहा है कि हम पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, सरफेस पे। तो सरफेस पे अगर हम ले रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, तो हम जस्ट इसे थोड़ा सा, क्योंकि इसे बाउंडेड करना है, तो जस्ट थोड़ा सा अवे ही लेके एक स्फीयर बना देंगे। तो अब इसको पूछा है कि इसकी रेडियस कितनी है, तो नो डाउट देखो आपने पॉइंट की तो आर लिया है और गिवन का आर है, तो आर स्मॉल आर तो सेम ही है, बट अब डिफरेंस ज़्यादा है नहीं इस वाले स्फीयर और इस वाले स्फीयर में, तो इसकी भी रेडियस हम आर ही ले लेंगे, स्मॉल आर ही ले लेंगे, और स्मॉल आर ले लिया तो वो कैपिटल आर के इक्वल ही है, ठीक है। अब तो ये मेरा है गिवन स्फीयर, गिवन स्फीयर, और ये है मेरा गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर। तो बच्चों अब वापस वही करना है कि अगेन ये सेक्शन लेंगे ds, इसकी इंटेंसिटी इधर ही होगी, एरिया वेक्टर इधर ही होगा, थीटा इक्वल टू 0 ही होगा। वापस वही सारा कुछ करना है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds लगाओगे आप, और लिखोगे फिर क्या, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है। अगेन पूरा कुछ वही करना है, आंसर भी सब कुछ वही आ रहा है। आपको करना क्या है कि आप पूरा प्रोसेस आपको वही लगाओगे, सब कुछ वही लगाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, उस डेरिवेशन जहाँ पर दो आंसर आए हैं ना, ये आंसर और ये आंसर, इसी में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना है कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या था, कैपिटल आर। तो फर्स्ट जो बन जाएगा ई सरफेस जो आ जाएगा, ई सरफेस, जो ई सरफेस आएगा सरफेस, वो सिंपल क्या करना है
के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर कर देना है। क्यों बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर क्यों कर देंगे? क्योंकि हमने देखा कि सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर जो टच पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से और एक कैपिटल आर वो नियरली सेम ही है, तो हमें सिर्फ पूरा सॉल्व वापस नहीं करना, वापस इंटीग्रेशन करें सब कुछ दिखाए तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब कुछ तो सेम ही है, तो हमें सिर्फ कैपिटल आर को स्मॉल आर करना, ये आंसर आ गया। ये किस में? के फॉर्म में और क्यू के फॉर्म में। बट मुझे डेंसिटी के फॉर्म में पूछता है, तो डेंसिटी वाले में इस वाले में क्या करना है? स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, तो आपका आएगा ई सरफेस इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की जगह, इसकी जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख रहे हो, इंटू में एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट गया, ई सरफेस इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे डेंसिटी फॉर्म और ये चार्ज फॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट रह गया इनसाइड के लिए रह गया। बच्चों देखो जब केस नंबर थर्ड व्हेन टेस्ट पॉइंट lies inside the given sphere, मीन्स आपका ये गिवन स्पेयर है और यहाँ पर आपने चार्ज दिखा दिया है, ये मेरा है गिवन स्पेयर हो गया। डिस्टेंस कैपिटल, इसकी रेडियस आर है, मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ से हमने क्या किया? आर डिस्टेंस मेंशन कर दिया, जस्ट से थोड़ा हायर लेके पॉइंट को हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, क्लोज। बच्चों यहाँ पर भी आप फ्लक्स लिखोगे, क्या लिखोगे? इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला बोला हुआ है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर लिखने वाले हो, बट यहाँ पर इंटेंसिटी 0 आएगी, ई इनसाइड इक्वल टू 0 आएगा, डायरेक्ट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? उसका आंसर है, एक तो सिंपल वे है और एक है कॉन्स्टेंट वे। तो सिंपल वे मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। देखो क्या है, इंटेंसिटी वहीं पे लगती है जहाँ पे, पहली बात कंडक्टर में क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंडक्टर पे आप कहीं भी चार्ज दो, देखो कहीं भी चार्ज, मैंने एक चीज़ बता दी थी, इंटेंसिटी परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगता है कहीं भी चार्ज होगा, ठीक है। अगर आप कंडक्टर में यहाँ पर चार्ज रख रहे हो, सपोज करो यहाँ पर चार्ज है आपका, तो इन सब के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड ही तो लगेगी, ठीक है, आउटवर्ड ही तो लग रहा है ना। समझ में? इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। चार्ज सरफेस पे है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही है ना। बट यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर तो इंटेंसिटी लग ही नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? कि इसके लिए आपको इसको चार्ज को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी सरफेस पे चार्ज हो तो वो फोर्स और इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड लगाता है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी लगाने के लिए किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ पे इंटेंसिटी लगाएगा ही नहीं। और दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स किधर जाती है? आउटवर्ड जाती है। तो यहाँ पे अगर सरफेस पे चार्ज है पॉजिटिव तो लाइन्स आउटसाइड जाएगी और कोई इनसाइड चार्ज आएगी नहीं। और लाइन्स नहीं आ रही, इसका मीन्स है वहाँ पे इंटेंसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है तो लाइन्स आउटसाइड निकल रही है। वो भी कहाँ से निकल रही है? इन पॉइंटों से निकल रही है। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि सर इसको पीछे ऐसे कर दो तो ये आती हुई दिख गई ना, नहीं। जहाँ पे चार्ज होता है ऑरिजिनेट भी वहीं से होती है, स्टार्ट ही वहीं से होती है। तो अगर यहाँ पे चार्ज है तो स्टार्ट ही यहीं से होगी, स्टार्ट यहीं से होगी। तो इस पॉइंट पे अगर कोई अंदर पॉइंट लेते हो तो वहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिक लाइन है ही नहीं। मीन्स क्या है? वहाँ पे इंटेंसिटी है ही नहीं, वहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता है। मैं एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा इसको डिटेल में कि कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर इसके इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, सारे चार्ज कहाँ पे? सरफेस पे, तो लाइन सरफेस से ही बाहर जाएगी, तो अंदर कोई लाइंस बनेगी ही नहीं। और लाइंस बन नहीं रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? आंसर है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। आई होप, क्योंकि देखो फ्लक्स क्या होता है, अच्छा दूसरा पॉइंट मैं समझा देता हूँ। देखो फ्लक्स क्या होता है? लाइंस, कितनी लाइंस वहाँ पर है। तो अगर मैं इंटेंसिटी यहाँ पर देख रहा हूँ तो इसके अंदर लाइंस होनी चाहिए। तो भाई फ्लक्स लाइंस है इसके अंदर, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ ना मैं, तो अंदर तो कोई लाइंस ही नहीं है। तो अंदर फ्लक्स कितना हुआ? फ्लक्स अंदर हो गया 0। और फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर? नेट चार्ज पर, ई पर और ds पर, यही ना। या फिर ऐसे बोल दो
कि ई और डी एस कॉस थीटा, थीटा तो जीरो बन जाएगा, कोई मैटर ही नहीं करता, वो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एरिया जीरो नहीं है, मतलब अंदर का तो एरिया है, एक तो पॉइंट मैंने बता दिया कि लाइन्स नहीं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहा हूँ कि एरिया तो इसका अंदर है ही, एरिया तो है, एरिया तो जीरो नहीं है, ठीक है। बट अगर फ्लक्स जीरो है, मतलब लाइन्स नहीं आ रही है अंदर, ध्यान सुनना, फ्लक्स का ये दो फॉर्मूले हैं, तो दूसरे दो पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ मैं। तो अंदर कोई लाइन्स ही नहीं है तो आप बोलोगे भाई इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना है, तो आंसर जीरो। अब बोलोगे कि सर सरफेस पे तो चार्ज है, तो सरफेस में चार्ज है तो यहाँ से लाइन तो आउटसाइड जा रही है ना, इसके अंदर कोई आ नहीं रही और इससे कोई बाहर जा नहीं रही, तो इससे इस क्लोज वाले से इसके अंदर फ्लक्स कितना हुआ, आंसर है जीरो। अगर फ्लक्स जीरो हुआ तो फ्लक्स सिर्फ दो पॉइंट पर डिपेंड करता है, ई और डी एस पे। तो डी एस तो है, मतलब एरिया तो है ही ना, आप यहाँ पर भी एरिया लोगे तो एरिया तो है ही, स्मॉल सेक्शन ये पूरा ही सेक्शन लेना है आपको, तो एरिया तो है ही। तो अगर फ्लक्स जीरो है और फ्लक्स होता है किसके इक्वल, ई डी एस कॉस थीटा, और फ्लक्स जीरो है मतलब लाइंस अंदर कोई नहीं है, तो डी एस तो जीरो नहीं हो सकता, एंगल भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, इसका मीन्स है ई ही जीरो है। ई क्या है, जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। सिंपल वे समझना है तो कैसे समझेंगे कि देखो अगर यहाँ पर चार्ज है तो इनकी सबकी लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो अंदर कोई लाइंस होगी नहीं, और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही, और इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही तो अंदर इंटेंसिटी होगा नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, इसलिए ई इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, नहीं आता आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नो डाउट बेटा, इसको अगर मैं कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ाता तो बहुत डिटेल पढ़ाता, बट वो अपना मेरे पास सेक्शन है नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा, और सर जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो नो डाउट उसमें सर आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।